नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री आज से रहेंगे 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। गुजरात को 29,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएफआई पर 5 साल के लिए लगी पाबंदी। पीएफआई पर आतंकी संगठनों से संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का है आरोप। राजधानी लखनऊ से कल एफपीआई के 3 और सदस्य हुए गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का किया ऐलान। योजना के तहत देश की 80 करोड़ जनता को दिसंबर 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन। और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किया गया नियुक्त। वो देश के दूसरे सीडीएस होंगे। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद की गई है नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 36वें राष्ट्रीय खेल का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में आयोजित कार्यक्रमों में भी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे और शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस और अहमदाबाद मेट्रो में प्रधानमंत्री यात्रा भी करेंगे। शुक्रवार को ही पीएम मोदी अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज रात 9 बजे अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में नवरात्रि महोत्सव में भी शामिल होंगे। गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे और देश भर से इन खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 29 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इन खेलों में देश भर से तकरीबन 15,000 एथलीट्स, कोच और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेलों में एथलीट 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन पर इन खेलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन ने खेलों के प्रसारण के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ दिन रात खेलों के प्रसारण की तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। साथ ही 10 ओबी वैन्स और 10 डीएसएनजीज लगाई गई हैं। वहीं स्पेशलाइज्ड कवरेज इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इनमें पीटीजेड कैमरा, सुपर स्लो मोशन कैमरा, रिप्ले सर्वर्स, गोल कैम्प्स, इन सबके जरिए खेलों के लाइव एक्शन की हर बारीकी कैमरे में कैद कर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। दूरदर्शन इज ऑल सेट फॉर द कवरेज ऑफ नेशनल गेम्स 2022 इन गुजरात। वी आर डिप्लॉइंग 10 ओबी वैन्स। उसके साथ जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ओपन करेंगे नेशनल गेम्स, तो एक ग्राफिक इफेक्ट्स आएगा कैमरे के ऊपर, जो पहली बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, वो आप देख पाएंगे। उसी टाइम कैमरे के साथ पीएम के सामने वो ग्राफिक इफेक्ट्स के साथ वो नेशनल गेम्स ओपन होंगे। वो पूरा इफेक्ट आएगा, एक उसको एआर इफेक्ट बोलते हैं, वो हम पहली बार इस बार यूज़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित हो। देश के खिलाफ कई मामलों में लिप्त पाए गए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों को भी प्रतिबंधित किया है। सारे सबूत भी देश के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ राज्यों को यूएपीए के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके 8 सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
बीते कई वर्षों से पीएफआई को लेकर लगातार जानकारी आ रही थी कि ये संगठन देश में दंगा कराने, माहौल खराब करने से लेकर के देश विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करने का काम कर रहा है। केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस काफी समय से पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, जिसको लेकर पहले 22 सितंबर को देश भर में 15 राज्यों में करीब 106 गिरफ्तारियां की गई। वहीं 27 सितंबर को भी छापेमारी कर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद मिले तथ्यों और सबूतों को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इतने हताश हो जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस समय एक ऐसी सरकार है देश में जो किसी तरह की ऐसी अप्रिय स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये राजनीतिक दल हमारे देश में, ये हमारे देश का, या मैं कहूँगा मेरा, आप सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं जो कई बार विरोध करते करते हताशा निराशा में राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। बुधवार को गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनका गुप्त एजेंडा समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करना है। विभिन्न मामलों की जांच में ये साबित हुआ है कि पीएफआई और इसके कैडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इससे जुड़े लोग कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी और जमातुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य भी रह चुके हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूह के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहाँ तक कि इनके कैडर ने ISIS के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया है। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन हवाला व अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। वाकई प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है पीएफआई को बैन करने का। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह से। रामेंद्र, किसी भी संस्था पर पाबंदी लगाने के सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मायने क्या होते हैं, और दूसरा ये कि प्रदेश में पीएफआई की जो गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक जो कार्रवाई हुई है वो क्या क्या प्रमुख कार्रवाई हुई है? लेकिन देखिए, पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगा वो एक दिन का काम नहीं है। जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने 5 साल में पीएफआई के पूरी डोजियर तैयार किया है कि कब कहां कौन सी गतिविधि में शामिल है, क्या कर रहे हैं। अगर पीएफआई का कार्यकर्ता किसी प्रोफेसर का हाथ काट देता है, धार्मिक जो आध्यात्मिक रूप से लोग काम कर रहे हैं उनका गला काट देता है, तो ये पीएफआई, ये भारत में तो संस्कृति नहीं है, स्वीकार करने की जाएगी। तो ये 5 साल में पूरा डोजियर तैयार किया गया, एक एक चीजों को पेपर पर लाया गया है और उसके बाद भारत सरकार ने कार्रवाई की है। 17 राज्यों में 300 मुकदमे इनके खिलाफ लिखे गए हैं। और लखनऊ की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 57 लोगों को दूसरे राउंड में गिरफ्तार किया गया था और 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। 3 लोगों को कल के कार्रवाई में फिर किया गया। एक तो आबिद है जो गुड़म्बा थाने से किए गए, फैसलाबाद से हाशमी को किया गया, दिलशाद को आलमबाग से किया गया। यानी उत्तर प्रदेश में पीएफआई अपना काम कर रही थी और एनआरसी वाले आंदोलन में दिलशाद का और हाथ आया था। ये तमाम चीजें ऐसी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसका स्वागत भी किया है। हालांकि जहां कम्युनिस्टों की सरकार है केरल और कर्नाटक, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सिमी का एक दूसरा स्वरूप है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो तमाम जांच एजेंसियों के काम करने के बाद प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मिनिमम 14 साल की सजा है। यानी वो पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है जो की गई है पूरी कार्रवाई में। हाँ, और सबसे बड़ी चीज राजेंद्र, 2006 में इस संगठन का गठन किया गया था और 17 राज्यों में तकरीबन ये फैल चुका है। 8 सहयोगी संगठन इसके और भी हैं जो कि इस समय जांच के दायरे में हैं।
देखिए विजय, क्या है ना कि ये 17 राज्यों में इसलिए पहला कि सिमी पर प्रतिबंध तो लगाया गया था, लेकिन सिमी के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनकी रोकथाम नहीं की गई, तो उनको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया गया था। तो वो पूरे जो लोग नेटवर्क था उसने इस संगठन का शुरुआत कर दी, और जो 6 संगठन है इनमें कई अलग अलग रूप से काम करते हैं। पहला रिहाइव इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाइव इंडिया फाउंडेशन केरल। यानी इनके नाम सुनो तो लगता है रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी रामेंद्र से बात होने पर मैं कहने वाला था कि ये सारे संगठन जो है, जो 8 संगठन हैं, ये किसी ना किसी उद्देश्य के लिए खुले थे। चाहे बच्चों की पढ़ाई पे हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे सामाजिक सहयोग की बात हो, समाज के उत्थान की बात हो। लेकिन उनको खुलने के बाद उसके पीछे इस तरह की कार्रवाई करना वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है, हमारे इस देश के लिए भी और इन संगठनों के लिए भी। फिलहाल चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो हमारी है वो है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर बोलते हुए कहा है कि प्रतिबंध उन संगठनों या संस्थाओं को किया जाता है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। भारत सरकार ने पूरे मामले की जांच कराकर पीएफआई की स्थिति को संदिग्ध माना है। केंद्र के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी पीएफआई से जुड़े लोगों की तुरंत गिरफ्तारी और संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएफआई पर जांच का दायरा बढ़ा है, सरकार उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। यह भी बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार ने सारे विषय की जांच कराकर और पीएफआई की गतिविधि संदिग्ध मानी है, देश के सुरक्षा के हित में नहीं है। और ऐसी किसी संस्थाओं को, व्यक्तियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनकी गतिविधि देश के विरोध में है, समाज के खिलाफ। तो उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, इसलिए उनके खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा है और जांच में जो चीजें सामने आएंगी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। और बुलेटिन में बात करते हैं कैबिनेट के फैसले की। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन अब दिसंबर महीने तक जारी रहेगा। इसके तहत 80 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है। इसके साथ साथ कैबिनेट ने देश में 3 रेलवे स्टेशनों को भी विश्व स्तरीय बनाने का फैसला किया है। मोर्चों पर अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त अतिरिक्त अनाज मुहैया कराने वाले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीनों का फिर विस्तार दिया है। इस योजना के अगले चरण पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के तहत हर एक राशन कार्ड धारी परिवार यानी करीब 80 करोड़ लोगों को उसके निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर परिवार को 2 गुना राशन मिल जाता है। इस योजना के जरिए सरकार अब तक 1,003 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण कर चुकी है। यानी अब अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी। तब से लगातार इस योजना को समय समय पर आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकार पर 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने एक और बेहद अहम फैसले के तहत देश के 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का विकास पहले चरण में किया जाना तय किया गया है। इसके लिए रेल यात्रियों पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं लगाया जाएगा। इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिजाइन हो। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी, उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली। दिसंबर 2022 तक अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिल सकेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सड़क किनारे परचून की दुकान चलाने वाले राकेश कुमार, साइकिल मैकेनिक विजय, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले भगवान दास, कपड़ों पर इस्त्री करने वाली सरोज जैसे कई जिलों के लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। महीने के लिए सरकार ने राशन बढ़ाया है, बहुत खुशी हो रही है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुधा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी है कि हमको हर महीने राशन पानी मिल रहा हैगा। और अभी हमने सुना कि 3 महीने के इन्होंने बढ़ा दिया है, हम लोग को और भी खुशी हुई। हमारे मोहल्ले वाले कोई पेट का ध्यान रखा उन्होंने, रोटी वोटी का। और उसके बाद भी अब मैंने सुना है मोदी जी महीने के लिए जोगी जी ने योजना बना दी राशन की, फ्री राशन की, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। 3 महीना जो है कि राशन फ्री में मिलने वाला अभी है और मिलेगा। हाँ, और उसके बाद में हम लोग को मोदी सरकार जो है कि हम लोग के कोरोना काल में राशन भी दिए थे, हम लोग पाए। गरीब आदमी हम लोग हैं, हम लोग के बड़ी अच्छी मदद किए हैं मोदी जी ने। मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। कि सरकार ने 3 महीना राशन फ्री वाला बढ़ा दिया है, उससे हम लोग की गरीबी जो है कुछ हमको संतुष्टि है उससे, और सरकार को धन्यवाद। सरकार ने कोरोना काल में जो गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, इससे गरीबों को काफ़ी राहत मिली। भूखमरी से सरकार ने बचाया है, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हम सरकार को, योगी सरकार और मोदी सरकार को धन्यवाद करते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत सी दिक्कतें लागू थी। केंद्र सरकार ने राशन 5 यूनिट, हर यूनिट पे 5-5 किलो राशन दिया है, जिससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। इससे हम सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए राशन की सुविधाएं और लागू कर दी है, जिससे बहुत से लोगों को खुशी महसूस। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। वो देश के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद इनकी नियुक्ति की गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 61 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल चौहान भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक कार्य करेंगे। पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमों में बदलाव के बाद एक सेवानिवृत्त अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने मेजर जनरल रैंक में उत्तरी कमान में बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान भी संभाली थी। चलिए, बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिला कारागार फतेहपुर में निरुद्ध हिंदू बंदियों के साथ कई मुस्लिम बंदियों ने भी अपनी स्वेच्छा से शारदीय नवरात्र के व्रत रखकर सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की है।
व्रत रखने वाले सभी बंदियों के लिए खान पान और पूजन सामग्री की व्यवस्था जिला कारागार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जिला कारागार में करीब 1600 बंदी निरुद्ध हैं, जिनमें लगभग 548 बंदियों द्वारा व्रत रखा गया है। इनमें 7 मुस्लिम बंदी भी हैं जो हिंदू बंदियों के साथ पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने बताया है कि जिस तरह रमजान के महीने में कुछ हिंदू बंदी रोजा रखते हैं, उसी तरह से नवदुर्गा व्रत के समय मुस्लिम बंदी भी व्रत रख रहे हैं। इन सभी बंदियों को व्रत के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल दिखाई देती है। जैसे कि वर्तमान समय में नवदुर्गा व्रत शुरू हो गए हैं। जेल में लगभग 500-550 बंदी व्रत रख रहे हैं, उसमें 7 मुस्लिम बंदी भी हैं जो व्रत रख रहे हैं। जिस तरह से रमज़ान के महीने में कुछ हिंदू बंदी रोज़ा रखते हैं, उसी तरह से इस टाइम नवदुर्गा व्रत के समय कुछ मुस्लिम बंदी भी व्रत रख रहे हैं और सभी बंदी बड़े प्रेम से और भाईचारे के साथ रहते हैं। एक दूसरे को पूजा पाठ में, नमाज में, कुरान पाठ में पूरा सहयोग करते हैं। ये जो हम यहाँ व्रत रह रहे हैं 9 दिन का, ठीक, इसमें अपने स्वेच्छा से और राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्र के अखंड के लिए हम लोग सब मिलकर सब हिंदू भाई और मुसलमान भाई व्रत रख रहे हैं। ना इसमें कोई हमारे कोई दबाव है ना वो है, सिर्फ राष्ट्र की अखंडता के लिए है। फल फ्रूट और दूध फलों पे रहकर ये व्रत की पूजा और हवन में, पूजा पाठ में सब लोग सम्मिलित होते हैं एक साथ। यहाँ व्यवस्थाएँ, ये दूध मिलता है, केला मिलता है, आलू है, शुगर है, ठीक है। ये सारी जेल प्रशासन की तरफ से, अधीक्षक साहब की तरफ से ये मुहैया करवाया जाता है। हम लोग 8 महिलाएं 9 दिन का व्रत रखे हैं और यहाँ पर सब सुविधाएं दी जाती हैं। दूध, केला, चीनी, आलू सब लोगों को मिलता है जितने लोग व्रत हैं, और जितने लोग आगे पीछे के नवरात्र व्रत हैं उनको भी दिया जाता है, और जो 9 दिन के उनको भी दिया जाता है। हम लोग भजन कीर्तन सब लोग करते हैं। सहारनपुर के बेहट में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर लगने वाले शारदीय नवरात्र मेले में मौसम खराब होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग माता शाकुंभरी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा आसपास के प्रदेशों में भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु संकल्प करके अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कई किलोमीटर जमीन पर लेटकर सिद्धपीठ पहुंचते हैं। भक्त सिद्धपीठ में देवी के दर्शन से पहले भूरा देव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा सिद्धपीठ पर आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो वो बड़ी श्रद्धा है माता के प्रति और बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है यहाँ का, और माता की बड़ी कृपा है। बड़े श्रद्धालु आते हैं यहाँ, दूर दूर से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, और जो मन की मुराद होती है माता उनकी सबकी मन की मुराद पूरी करती है। माता बहुत दिवाली है और हमें मनोकामना पूरी करती है हमारी सारी। यहाँ पे सबसे पहले बाबा भूरादेव के दर्शन होते हैं। बाबा भूरादेव है, सबसे प्रथम पूजा बाबा भूरादेव की होती है, क्योंकि ये माँ शाकुंभरी के द्वारपाल हैं, क्षेत्रपाल इनको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले प्रथम पूजा इनकी होती है, उसके बाद माँ शाकुंभरी का ही दर्शन होते हैं। यही यहाँ की मान्यता है। ये प्रथम पूजा बाबा भूरादेव का प्रसाद चढ़ाने के बाद ही माता स्वीकार करती है प्रसाद अपना, ठीक है। और यहाँ पे माँ शाकुंभरी के प्रिय जो है वो साग सब्जी जो होती हैं वो माँ को सबसे प्रिय है, तो इसलिए माँ को हरी सब्जियों का भोग लगता है। वाराणसी में कल मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की गई। मां के इस रूप को चित्रघंटा भी कहा जाता है। काशी में इनका भव्य मंदिर चौक मोहल्ले में स्थित है। मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही है। मान्यता यह है कि मां के इस रूप के दर्शन पूजन से भक्तों को नरक से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सुख, समृद्धि, विद्या और संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। मां चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। मां सिंहवाहिनी है, इनकी 10 भुजाएं हैं। मां के एक हाथ में कमंडल है। ऐसा कहा जाता है कि जब असुरों के बढ़ते प्रभाव से देवता त्रस्त हो गए तो असुरों का नाश करने के लिए देवी चंद्रघंटा के रूप में वो अवतरित हुई और असुरों का संहार कर मां ने देवताओं के संकट को दूर कर दिया। आज भगवती नवरात्र के तीसरे दिन आज भगवती चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र से शोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। भगवती चंद्रघंटा असुरों दैत्यों का संहार अपने घंटे के नाद यानी घंटे की ध्वनि के मात्र से करती हैं। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो भगवती चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज के
अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाते। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से रहेंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। गुजरात को 29,000 करोड़ की विपरीत। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किया गया घोषित। वो देश के दूसरे होंगे सीडीएस। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद की गई है नियुक्ति। तो 10 बजे के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।